नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। वक्त है 5 की पंचायत का, लेकिन उससे पहले दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के लोकनायक भवन में भीषण आग लग गई है। आग बुझाने में दमकल की 25 गाड़ियां जुटी हुई हैं। ये देखिए तस्वीरें दिल्ली के लोकनायक भवन की, जिसमें कई सरकारी दफ्तर हैं। 25 गाड़ियां आग बुझाने के काम में जुटी हुई हैं। आग कैसे लगी अभी तक कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन आप देख सकते हैं लोकनायक भवन के पास ये धुएं का गुबार। राहुल प्रकाश हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। राहुल, कौन सी मंजिल में आग लगी है, कैसे आग लगी है? देखिए, चौथे फ्लोर पर इस पे आग लगी। हालांकि कारण क्या है ये पता नहीं चल पाया। हालांकि ये पता था कि ऑफिस टाइमिंग थी, ऑफिस टाइम से तमाम लोग निकल रहे थे, शॉर्ट सर्किट इसकी वजह हो सकती है। हालांकि ये साफ नहीं है, लेकिन आग बुझाने की तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल 25 फायर टेंडर मौके पर है। तमाम कोशिशें हो रही है कि आग को जल्द से। ये बताइए राहुल, जिस आपने कहा कि जिस चौथी मंजिल में आग लगी है, वहां पर कौन कौन से दफ्तर हैं? देखिए, तमाम जो सरकारी विभाग हैं वहाँ पे, हालांकि ये साफ नहीं है कि किस डिपार्टमेंट के कौन से फ्लोर के कौन से ऑफिस के अंदर आग लगी है, लेकिन चौथे फ्लोर पर आग लगी है। तमाम प्रयास जो है उस बुझाने की जारी है, क्योंकि 25 फायर टेंडर मौके पर है। हालांकि मेजर कॉल की गई थी कि एक मेजर कॉल है, हालांकि बढ़ती चली गई गाड़ियां, और अब कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जाए। जी, तो जिस वक्त ये आग लगी राहुल, जाहिर सी बात है अगर दफ्तर है तो वहां पर कई सारे कर्मचारी भी होंगे, सभी सुरक्षित हैं? देखिए, फिलहाल यही कोशिश अंदाजा लगाया जा रहा था कि कहीं लोग उसमें फंसा ना हो। इसी वजह से तमाम जो दमकल की गाड़ियां थी उनकी संख्या बढ़ा दी गई। और हालांकि अभी ये कोई सूचना नहीं मिल पाई है कि अंदर कोई फंसा हो। हालांकि ये हो सकता है कि कुछ लोग जरूर अंदर रहे होंगे, क्योंकि ये ऑफिस टाइमिंग है, तमाम लोग अपने घर की ओर निकलते हैं और स्टाफ होता है। लेकिन फिलहाल अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है। ये जरूर है कि जो आग थी काफी बड़ी थी और इसी वजह से तमाम गाड़ियां मौके पर हैं। शुक्रिया राहुल इस जानकारी के लिए। और अब रुक करते हैं 5 की पंचायत का। देश के स्कूलों में कक्षा 1 से 12वीं तक पढ़ाई जा रही एनसीईआरटी की हिंदी की किताबों से संघ से जुड़ा संगठन उर्दू, फारसी, अंग्रेजी के शब्द हटाने की मांग कर रहा है। इसके साथ ही पाश की कविता और मिर्जा गालिब की शायरी पढ़ाए जाने पर भी आपत्ति दर्ज कराई है। इतिहास की किताब से अकबर और औरंगजेब की कहानी की जगह रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस की कहानी पढ़ाने का सुझाव दिया है। यह सुझाव संघ से जुड़ी संस्था शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास ने दी है और कहा है कि सरकार को उनके सुझाव पर विचार करना चाहिए। 5 की पंचायत में हमारे संघ परिवार को अकबर और गालिब से परहेज क्यों, और सवाल यह भी कि बच्चों की पढ़ाई को दायरों में क्यों बांधना चाहता है संघ। देश में क्लास 1 से लेकर 12वीं तक पढ़ाई जाने वाली एनसीईआरटी की किताबों में सुधार चाहता है आरएसएस से जुड़ी संस्था शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास ने केंद्र सरकार और एनसीईआरटी को पत्र लिखकर सुझाव भेजे। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के प्रमुख दीनानाथ बत्रा को हिंदी में इस्तेमाल किए जा रहे उर्दू और फारसी शब्दों से ऐतराज है। गालिब और अकबर की जगह टैगोर और शिवाजी को पढ़ाने की मांग की है। साथ ही संस्था ने गुजरात में 2002 में करीब 2000 मुस्लिम मारे गए और बीजेपी हिंदू पार्टी है जैसे वाक्यों पर आपत्ति जताई। फारसी के शेर, फारसी की कविताएं, इनके हटाने के मैं पक्ष में हूँ, क्योंकि फारसी कोई विषय नहीं है किसी भी कक्षा का जो कि पढ़ाई जाती हो। फारसी नहीं पढ़ाई जाती, इसलिए उसके शेर भी हटा दिए जाने चाहिए। देश में दंगे हुए वो पढ़ाने जा रहे हैं, वो पढ़ाया जा रहा था, उससे क्या बच्चों को हम सिखाना चाहते हैं। आरएसएस का मानना है कि इन किताबों में कई बातें आधार हैं। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सुदेश वर्मा जी बीजेपी के प्रवक्ता, आलोक शर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ता, अबू आजमी साहब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, और थोड़ी देर में हमारे साथ अतुल कोठारी जी भी जुड़ेंगे, नेशनल सेक्रेटरी हैं शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के, जिन्होंने ये राय दी है, आपत्ति दर्ज कराई है एनसीईआरटी की इतिहास की किताब पर, हिंदी की किताब में कुछ पोर्शन पे। सबसे पहले सुदेश वर्मा जी, मैं आपका पक्ष और पार्टी का पक्ष जानना चाहूंगा। हालांकि यह भी सुझाव है एनसीईआरटी को कि हिंदी की किताबों में हिंदी के सिलेबस में उर्दू शब्द का इस्तेमाल, फारसी शब्द का इस्तेमाल, अरबी शब्द का इस्तेमाल, लेकिन जो बड़ी आपत्ति वो ये है कि इसमें आपने पाश की कविता को डाल दिया, आपने इसमें मिर्जा गालिब की शायरी को इसमें डाल दिया। इसे आप सही मानते हैं? इन सबको हटा देना चाहिए? प्रत्युष जी,
प्रत्युष जी, अभी हमने कुछ भी नहीं किया है। आपको पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने, एनसीईआरटी ने पर्टिकुलरली सजेशंस मांगा है कि टेक्स्ट बुक में किसी को क्या प्रॉब्लम है, दीजिए अपना अपना सजेशन। ठीक है, ये सरकार का स्टैंड नहीं है। सरकार ने इसके लिए हाई पावर्ड कमेटी बनाई हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, कमेटी स्टडी करेगी। इसलिए मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। और ये जो आपने दीनानाथ बत्रा जी की बात जो की, बता रहा हूँ ना, हमारी राय तो वही होगी जो सरकार की राय होगी। हमारी राय सरकार की राय से अलग से नहीं हो सकती है। तो दीनानाथ बत्रा जी बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं। अगर उन्होंने कुछ सजेशंस दिए हैं तो उस सजेशंस पर गौर करना चाहिए। कमेटी गौर करेगी और जो भी न्याय संगत होगा उसको एक्सेप्ट करेगी और जो न्याय संगत नहीं होगा उसको रिजेक्ट करेगी। ऐसे ही होता है। तो इसमें मान लीजिए अगर गुजरात के राइट्स हुए, उसके आंकड़े आप अगर कंट्रोवर्शियल 2000 दे रहे हैं, जो कि सही आंकड़े, ऑफिशियल आंकड़े 1000+ है, तो निश्चित ही आप इतना बड़ा एरर नहीं अलाउ कर सकते। क्योंकि इसका मतलब कहीं न कहीं आपने पेंट किया है, कलर किया है। क्योंकि ये बच्चे जो पढ़ेंगे ये पूरी जिंदगी भर ये 2000 बोलेंगे मारे गए, क्योंकि सही नहीं है वो। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास जो है वो ये कह रहा है कि दंगों की बात पढ़ानी ही नहीं चाहिए। लेकिन सुदेश वर्मा जी, जब देश का विभाजन हुआ उस वक्त जो दंगे हुए उसके बारे में भी बच्चे पढ़ते आए हैं। हमने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है। अगर उसके बाद देश में कोई ऐसी बड़ी घटना हो रही है, देखिए, तो उसका जिक्र तो इतिहास की किताब में होना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस का अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको तो जानना चाहिए। तो क्या प्रत्युष जी, सिख राइट्स के बारे में भी ऐसा जिक्र हुआ है क्या? एंटी सिख राइट जिसमें 2000 लोग मारे गए थे, उसका भी जिक्र हुआ है क्या? इसीलिए देखिए, जो इतिहास पढ़ना चाहिए 1984 के सिख, वो इंडेक्स में पढ़ लेगा। 1984 के सिख दंगों का भी जिक्र है। इसको लेकर 2016 में भी आपत्ति दर्ज कराई गई थी कि गुजरात दंगों का जिक्र, सिख दंगों का जिक्र नहीं होना चाहिए। तबका मानता है जी प्रत्युष जी, अगर एक इंटेलेक्चुअल तबका ये मानता है कि राइट्स पढ़ाने से बच्चे के दिमाग विकृत हो सकते हैं, तो इस पर सोचना चाहिए। क्योंकि ऐसा तो नहीं बोले कि एक तरफ का दंगा दिखाओ, दूसरे तरफ का मत दिखाओ। ऐसा बोले तो डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। और इतिहास में अगर इंडेप्थ जाना है बाद में, तो बच्चे जा सकते हैं हायर स्टडीज में जब इतिहास पढ़ेंगे। तो अभी तो इतिहास की बारीकी से नहीं हटकर इतिहास के थ्रू अपने नेशन को पहचानना चाहते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि पढ़ाई में राष्ट्रभक्ति हो, जिससे कि उनकी चेतना बचपन से ही राष्ट्र के प्रति भक्ति वाली बने। इसमें हर वो चीज करना चाहिए जो अच्छा है। मिर्जा गालिब से क्या समस्या है? राष्ट्र के खिलाफ है। सुदेश जी, मिर्जा गालिब से क्या समस्या है? सर मैं उसको डिटेल में नहीं देखा हूं जो आप बता रहे हैं, नहीं तो मैं उस पर बोल पाता। मिर्जा गालिब भी हमारे कल्चर का पार्ट है। ये डिपेंड करता है कि आपने किस पंक्ति को मिर्जा जी का दिखाया है। नहीं, उस पर डिपेंड करेगा, उस पर हम कमेंट कर पाएंगे। पार्टी कहना है कि हमें हिंदी के शब्दों पर जोर देना चाहिए। ऐसे भी आजकल के बच्चे हिंदी के बारे में उनका ज्ञान जो है बहुत ही कमजोर है। उर्दू, फारसी, अरबी, अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। और साथ में वो ये भी कह रहे हैं अकबर और औरंगजेब की जगह आप कुछ और महापुरुषों को आप पढ़ाइए। ये बात समझ में आती है, लेकिन अकबर को क्यों ना पढ़ाया जाए? क्या दिक्कत है अकबर के इतिहास में? बिल्कुल, आप अकबर को पढ़ाइए, जरूर पढ़ाइए, लेकिन बाकी लोगों को भी पढ़ाइए। इसलिए चर्चा होती है। आपने बताया हिंदी वर्सेस उर्दू नहीं है, वो तो सारे लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं। और एक व्यू पॉइंट है, उस व्यू पॉइंट को हाई पावर्ड कमेटी समझे, इसकी हकीकत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उसके मुताबिक डिसीजन ले। इसमें तो किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपना विचार देने के लिए, हर संस्था स्वतंत्र है अपने विचार को देने के लिए। आप भी सुदेश मान रहे हैं कि अकबर को पढ़ाया जाए, बाकी महापुरुषों को भी पढ़ाया जाए, लेकिन जो ये संस्था है ये कह रही कि अकबर और औरंगजेब को पढ़ाने की जरूरत ही क्या है, आप दूसरे महापुरुषों को पढ़ाइए। आलोक शर्मा जी, नहीं, ये उनका राय हो सकता है। ठीक है, मैंने शुरू में ही कहा कि एक सुझाव है, एक राय दी गई है, राय भी मानी नहीं गई है। आलोक जी, ये एनसीईआरटी की पुस्तकों में सिलेबस को लेकर, उसमें इतिहास को लेकर, तोड़ने मरोड़ने की बात को लेकर यह विवाद बहुत पुराना चला आ रहा है। लेकिन अब जब चूंकि एनसीईआरटी ने एक सुझाव मांगा पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अपने वेबसाइट में डालकर कि कोई भी सुझाव दे सकता है, तो इन्होंने भी सुझाव दे दिया। लेकिन सुझाव में जो तमाम बातें हैं, क्या आप उससे एग्री करते हैं? और अगर आप एग्री नहीं करते हैं तो उसके पीछे कारण क्या है?
देखिए, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि आरएसएस से कहे वो कि आरएसएस से पहले का कोई भी इतिहास हिंदुस्तान में नहीं पढ़ाया जाएगा जब तक बीजेपी की सरकार का सुझाव नहीं है, सब बैन कर देना चाहिए। कौन अकबर, कौन नेहरू, कौन सुझाव नहीं है। लोग जी, अरे सुन तो लीजिए, अरे साहब सुन तो लीजिए ना। अब देखिए सुदेश जी, मैं आपके उसमें बिल्कुल नहीं बोला और आपने बिल्कुल सारी तथ्यहीन बातें की। इन्होंने जो किया है, अरे साहब अरे साहब मैं राजनीति पे ही आ रहा हूं, आप बेफिक्र रहिए। देखिए इन्होंने क्या किया प्रत्युष जी, सबसे पहले जो 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की बुक है कंटेम्पररी इंडिया, उसमें से 2 पेज फड़वा दिए, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि जो एनसीईआरटी की किताबें छप भी चुकी थी, क्योंकि उसमें 2002 के गुजरात दंगों का जिक्र था और इसको मैडम प्रवीण ने नहीं माना था, जो उस तत्कालीन एनसीईआरटी की डायरेक्टर थी, उनको हटा दिया गया था। अनिल काकोदकर साहब को आईआईटी बॉम्बे का डायरेक्टर से हटा दिया गया था। अमृत सेन साहब को नालंदा यूनिवर्सिटी से हटा दिया गया था। तो जो लोग इनके एजेंडे में नहीं आते हैं उनको यहाँ साफ कर देते हैं। इनको संत कबीर से, खुदीराम बोस से, राम प्रसाद बिस्मिल, टैगोर, पंडित नेहरू साहब, इंदिरा जी, इनसे सबसे बहुत दिक्कत है इनको। इनसे पूछिए जरा, 5 जन के व्यक्ति जो थे, बलदेव शर्मा जी को उनको आपने एनबीटी में बैठा दिया, दीनानाथ बत्रा को हरियाणा एजुकेशन काउंसिल में बैठा दिया, जो काफी हद तक एजुकेशनिस्ट उनको विक्षिप्त बुद्धि का व्यक्ति मानते हैं, ये इंटेलेक्चुअल बता रहे हैं। जीसी त्रिपाठी साहब को बीएचयू में वीसी बैठा दिया, सब आरएसएस बैकग्राउंड के लोग हैं। जफर सरेशवाला जी को हैदराबाद में, जो मोदी जी के सुबह से शाम तक मोदी नामा पढ़ते हैं। आलोक जी, लोकेश चंद्रा जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, माफी के साथ आपको यहाँ पर मैं रोक रहा हूँ, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। अतुल कोठारी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसका जवाब अतुल कोठारी जी, एक सेकंड, सुदेश जी एक सेकंड, चूंकि शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास से जुड़े हैं अतुल कोठारी जी। नहीं, मैं आपको बात पूरी करने का दोबारा मौका दूंगा। जुड़ गए तो क्या बाद में नहीं बोल सकते? एक सेकंड आलोक जी, क्या वो बाद में नहीं बोल सकते क्या? जो व्यक्ति लेट आया उसको पहले मौका। एक सेकंड जरा उनसे उनका पक्ष जानना भी जरूरी है। आलोक जी, नहीं, आप उन्हीं से बुलवाइए। जरा का क्या मतलब है भाई? अतुल जी आप उन्हीं से बुलवाइए। अतुल जी, ये बताइए कि अकबर और औरंगजेब का इतिहास क्यों ना पढ़ाया जाए? ये बताइए, मिर्जा गालिब से क्या दिक्कत है? अतुल कोठारी जी से इस वक्त संपर्क नहीं हो पा रहा है, आप अपनी बात पूरी करें। आलोक जी, नहीं, आप अतुल कोठारी जी से ही टेक्निकल प्रॉब्लम ठीक। नहीं, टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं। आलोक जी, इतना तो आप भी समझते हैं, अगर फोन आलोक जी इतना तो आप भी समझते हैं, इतने सालों से आप डिबेट पर आ रहे हैं, इतने सालों से डिबेट पर आ रहे हैं। अगर कोई फोन लाइन पर है, फोन अगर डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, बार बार लगाने में दिक्कत हो रही है, तो उनको बोलने का मौका देना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि मैंने कह दिया कि आलोक शर्मा को स्क्रीन से हटा दो, उनको बोलने में आप बोल रहे हैं। जी देखिए मैं समझता हूं कि एनसीईआरटी से लेकर जो भी 1993 के पार्लियामेंट्री एक्ट की जितनी बॉडीज थी, उनके सबके डायरेक्टर, चेयरमैन को बदलने का काम, जितने हमारे प्रतीकात्मक जो हमारे स्थान हैं, जैसे नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी है, उसके डायरेक्टर को आरएसएस के व्यक्ति से 90 साल के व्यक्ति से चेंज कर देना, तमाम तरह के ऐसे लोग हैं। आप देखिए कि एनआईटी नागपुर का जामदार साहब को बैठा देना, पहलाज निलानी आपको जनता को नहीं है, समझता देश की जनता ने मुझे ऐसा किसी सोच से प्रॉब्लम नहीं है। आपको प्रॉब्लम ये है कि आज जो 3.5 साल से जो सरकार है, वो 3.5 साल में अपनी एजुकेशन पॉलिसी नहीं ला पाई है। अरे एक ऐसा व्यक्ति एजुकेशन मिनिस्टर बैठा दिया, जिसको अपनी डिग्रियों के ऊपर संदेह था, लेकिन पूरी तरह से इतिहास को बदला जाए, इसके लिए इतिहास को बदला जाए, युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ की जाए। अरे साहब, युवा पीढ़ी को पूरी तरह से कैसे बरगलाया जाए, आरएसएस का आरएसएस का एजेंडा कैसे चलाया जाए, किस तरह से, कहां पर, जहां पर अपना इतिहास है, दूसरे के इतिहासों को कैसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाए। अपना इतिहास लिखेंगे तो लिखना पड़ेगा अंग्रेजों के मुख पर। लेकिन आलोक जी, इसलिए कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को एजेंट बनाया जाता है। आलोक जी, क्या आप जाइए एनसीईआरटी क्या इतिहास की किताबों में ये पढ़ाया जाना चाहिए बीजेपी एक हिंदू पार्टी है? क्या इतिहास की किताब में बच्चों को ये पढ़ाना चाहिए बीजेपी एक हिंदू पार्टी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन हिंदू, और ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। अगर आप बीजेपी को हिंदू पार्टी बोलते हैं तो मूवमेंट पर गलत। आलोक जी, बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन को विश्वास करती है, आप कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है अगर आप बीजेपी को हिंदू पार्टी बोलते हैं। अरे भाई, आप छोड़िए ना कॉन्स्टिट्यूशन,
अरे आरएसएस जिसने 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया वो छोड़ दे की बात करते हैं। हैं। और आप बोले वही सही है। दीनानाथ बत्रा जैसे लोगों को दुर्भाग्य देश का कि अरे साहब न्यूज 24 पे बैठ के हम दीनानाथ बत्रा साहब जैसे लोगों की स्टेटमेंट पे चर्चा कर रहे हैं। देश का दुर्भाग्य है। तमाम एजेंसीज को आपने पंगू बना दिया है। तमाम आप देखिए लोकसभा टीवी में कौन बैठा दिया है। हर जगह तो आप लोगों ने कब्जा करने का प्रयास किया। मतलब हमने चर्चा करवाई है क्या? अरे चर्चा हम करवाई है क्या? बोल रहे हैं साहब 3.5 अरे मीडिया साहब दुर्भाग्य है। चर्चा जिसने भी कराई हो लेकिन दुर्भाग्य है। 44 से 4 हो जाइएगा। अरे ऐसा नहीं, आप तोड़िए मत, ट्विस्ट मत कीजिए। मैं केवल ये छोड़िए, हम तो 4 से 0 पे भी आ जाएंगे लेकिन आपका ठीक है आलोक शर्मा जी, आलोक शर्मा जी आपने अपनी बात रखी। अबू आजमी साहब के पास में जाना चाहूंगा। क्या होगा? अबू आजमी साहब सवाल मैं कहना चाहूंगा 3.5 साल में एजुकेशन पॉलिसी क्यों नहीं आ पाई देश को? लेकिन अब बड़ा आरोप आप ही पर है। यूपीए सरकार के समय प्रकाशित ये किताबें हैं एनसीईआरटी की, जिसमें तमाम बातें हैं, जिसमें यह भी लिखा है बीजेपी एक हिंदू पार्टी है। नहीं, बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर चलती है, कम्युनल पार्टी है, बिल्कुल है। इसमें गलत कहां है? सच्चाई है ये। अच्छा, तो ये इतिहास की किताबों में वर्णित होना चाहिए। जनता को गाली दे रहे हैं क्या? जनता ने जो हमें 283 सांसदों में एक माइनॉरिटी है। क्या बेकार की बात कर रहे हैं आप? जबरदस्ती 283 में से कितने माइनॉरिटी सांसद है जरा बता दीजिए। आप यही बोल रहे हैं ना भाई? यूपी में अगर बीजेपी को हिंदुत्व वाली पार्टी बोलेंगे जरा बता दीजिए। जनता ने हिंदुत्व अबू आजमी जी, तोड़िए मरोड़िए। अबू आजमी जी एक सेकंड आलोक जी, एक सेकंड अबू आजमी साहब, जब यहाँ पर अबू आजमी साहब, इन आपत्तियों पर आप क्या कहेंगे? क्या ये आपत्ति जायज है या फिर आपको लगता है कि इन आपत्तियों के जरिए, जिसको राय सुझाव कहा जा रहा है, इसके बहाने संघ थोपना चाहता है, पाठ्यक्रमों में, इतिहास में घुसना चाहता है, हिंदी की किताबों में बदलाव चाहता है? देखिए, ऐसा है कि ये आरएसएस की नीति है कि तालीम की एजुकेशन का पूरा भगवाकरण किया जाए। 1947 में जब देश आजाद हुआ, देश का संविधान बना, देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए इकट्ठा रखा गया। देश कोई हिंदुत्व के मुद्दे पर नहीं अलग हुआ, हिंदुत्व के नाम पर कोई संविधान नहीं बना है। जिस तरह से पाकिस्तान आज मुस्लिम कंट्री है, पाकिस्तान वहां पे अपनी टेक्स्ट बुक में हिंदुओं के किए हुए कामों को न दिखा करके कर रहा है। वही सेम काम आरएसएस यहाँ करना चाहती है, लेकिन वो हिंदुस्तान में जितना मुसलमान वहां गया था उससे ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहा है और इसका संविधान बिल्कुल सेकुलर है। अब मैं कहता हूं कि बच्चों को एनसीईआरटी बुक में ये दिखाना चाहिए कि भाई जब मंगल पांडे ने लड़ाई शुरू की थी तो उसकी लीडरशिप किया था बहादुर शाह जफर ने। हिंदू मुस्लिम साथ साथ थे। आज सबसे ज्यादा इस देश में अगर कोई तकलीफ की बात है तो ये सिर्फ हिंदुत्व को लाकर इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाकर मुसलमानों के खिलाफ गद्दारी का, मुसलमानों के खिलाफ, देश के खिलाफ काम करने की चीजें ये लोग गलत तरीके से दिखाना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि बाबर ने हुमायूं से कहा था कि तुम्हारे राज में कोई गाय नहीं कटना चाहिए और कोई मंदिर नहीं टूटना चाहिए। अगर ये चीजें दिखाई जाएंगी तो देश में भाईचारगी फैलेगी। लेकिन ये एजेंडा नहीं है आरएसएस का। आरएसएस का एजेंडा कि बाबर ने आक्रामकता था। अबू आजमी साहब, बाबर ने इंडिया पर ये भी इस संस्था का ये कहना है, क्या किया था बाबर ने, बोलिए ना। औरंगजेब और बाबर को ग्लोरीफाई नहीं कर सकते। मैं करूंगा, आप होते कौन है? मुझे जो करना है वो मैं करूंगा, आप मुझे बता नहीं सकते। था कि नहीं था? मेरे ख्यालात को आप रोक नहीं सकते। आप लोग भगवाकरण करके अगर इस्लाम फैला है, एक बार बोला जाए इस्लाम फैला है, सच्चाई दिखाइए। जो हकीकत इतिहास पढ़ाया ना, के अंदर आपने भगवाकरण किया तो आपको कोर्ट से प्रूव भी करना पड़ेगा। क्या बात करते हैं? कोई झूठ के बुनियाद पर पूरा देश भगवा हो चुका है, क्या जाएंगे? लोगों को मारिएगा पड़ेगा। वो जमाना चला गया, तलवार से मारिएगा लोगों को। अरे देश भगवा हो चुका है, क्या करिएगा? फिर बांटना चाहते हैं गलत तरीके से। राष्ट्रीयता की आइडियोलॉजी को पूरा देश मान चुका है, आप लोग रिजेक्ट हो चुका है, इसलिए इसको बिल्कुल रोकना चाहिए। अबू आजमी जी, अबू आजमी जी, अबू आजमी जी बोलते पीस लविंग था। एक सेकंड अबू आजमी जी, जिस संस्था ने आपत्ति दर्ज कराई है उस संस्था का कहना यह है कि हम पर जो आरोप लग रहा है भगवाकरण का, शिक्षा के भगवाकरण का या शुद्धिकरण का, उस संस्था का यह कहना है कि हम ये कह रहे हैं कि आप अकबर और औरंगजेब को जो आप पढ़ा रहे हैं उसकी जगह भारत में कई महापुरुष उनको पढ़ाइए, रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़ाइए। आप शिवाजी को आपने 2 लाइनों में निपटा दिया, उनको विस्तार दीजिए। आप सुभाष चंद्र बोस को पढ़ाइए। वो ये कह रहे हैं कि हमने
कभी नहीं कहा, बल्कि हम चाहते हैं अशफाकुल्लाह खान को आप पढ़ाइए, कबीर को आप पढ़ाइए, आप एपीजे अब्दुल कलाम को पढ़ाइए। तो उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा कि हमें मुस्लिमों से आपत्ति है, मुस्लिम महापुरुषों के बारे में या ऐसे विद्वानों के बारे में चर्चा ही ना की जाए। नहीं, ये लोग बाबरी मस्जिद को बाबर ने बनाया था, बाबर ने मंदिर तोड़ के बनाया था, आज तक ये प्रूव नहीं कर सके। ये यहाँ के बच्चों के दिलो दिमाग में ये बातें डाल करके सर, ये कोर्ट में प्रूव हो चुका है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस प्रूव कर चुका है। ये नहीं प्रूव हुआ है, क्या प्रूव? जिस दिन प्रूव हो जाएगा उस दिन मंदिर बन जाएगी। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस प्रूव हो जाएगा कि यहाँ पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनी थी। इस चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा, समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि ये अभी सिर्फ एक सुझाव है, इस पर एनसीईआरटी इस पर अपनी राय लेगी, एचआरडी मिनिस्टर इस पर अपना कोई फैसला लेगा। ये सिर्फ एक सुझाव दिया गया है, अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का 5 की पंचायत में जुड़ने के लिए। इस वक्त